हेलो फ्रेंड्स, बहुत बड़े अपडेट के साथ एक और नई वीडियो में आपके साथ मिलना पड़ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट ये है कि आपका जो एमएएच का एमबीए और एमएमएस सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था 2023 के अंदर 25 और 26 ऑफ मार्च को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो वो एग्ज़ाम जो है अब कैंसिल कर दिया गया है, मतलब उसके मार्क्स वैलिड नहीं है। मतलब अगर वो एग्ज़ाम आपने दिया था तो अब उसके मार्क्स का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। यानी कि आपका एमबीए के और एमएमएस के सीईटी महाराष्ट्र के अंदर एडमिशन्स के लिए जो एग्ज़ाम एंट्रेंस हुआ था वो अब दोबारा होगा। आपका वो एग्ज़ाम जो है वो 27 अप्रैल को होने वाला है। रीस्केड्यूल करा गया है, मतलब ये एग्ज़ाम दोबारा लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है ये एग्ज़ाम, मैं ये बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। क्योंकि बहुत सारे कारण हैं इसके दोबारा एग्ज़ाम लेने के, और ऐसा हो जाता है कि ये एग्ज़ाम दोबारा नहीं होता। तो ऐसे में बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। तो इस वजह से ये बहुत लोगों के लिए जो है रिलैक्सेशन भी है, और कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो है ये डीमोटिवेशन या फिर ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि यार ये गलत हो रहा है। बट अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी थी कि आपका एग्ज़ाम दोबारा लिया जाए, क्योंकि जो उनके पास इशू आए, जो भी उनके पास नोटिस आए, जो भी उनके पास कंप्लेंट्स आई स्टूडेंट की तरफ से, उसको देखते हुए ये एग्ज़ाम दोबारा लिया जा रहा है। आपको बता देता हूँ, एमबीए मतलब होता है आपका मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और एमएमएस होता है आपका मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। इन दोनों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाता है महाराष्ट्र स्टेट, अपने स्टेट के कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन कोर्सेज़ में एडमिशन देने के लिए। तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के हम वीडियो पहले बना चुके थे, जिसमें आपको ये बताया था हमने कि भाई एमएएच एमबीए और एमएमएस के सीईटी के फॉर्म्स निकल चुके हैं। साथ में हमने बात बताई थी आपको कि इसके लिए आप कैसे फिल कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस बताया गया था। साथ में हमने इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस, नोटिफिकेशन सारा डिस्कस किया था। तो अब क्या है, ये एग्ज़ाम आपने दिया था तो उसके स्कोर वैलिड नहीं है, इसका मतलब ये है कि अब आपको ये एग्ज़ाम दोबारा देना ही होगा। बट यहाँ पे बहुत से ऐसे केसेस हैं कुछ कैंडिडेट्स के, स्टूडेंट्स के, जिनको ये एग्ज़ाम नहीं देना है। अगर उनको लगता है कि हमारा एग्ज़ाम वही वाला सही गया था जो हमने 25 और 26 मार्च को दिया था, तो ये जो है आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। आप इस एग्ज़ाम को छोड़ सकते हैं, आपके वही मार्क्स जो है फाइनल रहेंगे। आपकी मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, आपके एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए जो मार्क्स लेंगे वो लोग, वो यही वाले एक्सेप्ट कर देंगे। देखिए, ये एक नोटिस है, शॉर्ट नोटिस रहेगा। इस नोटिस के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारा एमएच सीईटी की तरफ से आया है नोटिस, ये आपका 5 अप्रैल, यानी कि आपके आज के इवनिंग में, जो आपका अभी लास्ट इवनिंग गया है, उसके अंदर ये नोटिस आया है। इस नोटिस के अंदर जो भी कुछ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार शॉर्ट के अंदर। अब देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इंपॉर्टेंट नोटिस, एमएएच एमबीए एमएमएस सीईटी 2023 एकेडमिक ईयर 23-24, यानी कि इस साल की बात हो रही है। री एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स अदर हु कुड नॉट कंप्लीट एमएएच एमबीए सीईटी 2022 ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज विद इन मैंडेटरी एग्जामिनेशन टाइम। मतलब जैसे आपको पता होगा कि ये एग्ज़ाम जो आपका हुआ था, ये 150 मिनट का आपका एग्ज़ाम था, यानी कि टू, जैसे कि आपको दिखा दूँ यहाँ पे जो नया टाइम हमारा आया है उसके अंदर भी लिखा हुआ है 9 से लेके 11:30, यानी कि आपका कितना हो गया, 2.5 आवर्स हो गया, यानी कि 2.5 घंटे का ये पेपर आपका था, एमएएच एमबीए और एमएमएस सीईटी का। बट हुआ क्या है यहाँ पे, टाइम के दौरान लोगों को क्या हुआ, उस टाइम के अंदर अंदर जिन भी कैंडिडेट्स को सेम उस टाइम के अंदर अंदर 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर अंदर जो है एग्जामिनेशन टाइम के अंदर, उन्हें अगर टेक्निकल इशू देखने को मिला, मतलब कि कभी कभार कोई स्क्रीन चला जाना एग्ज़ाम के बीच में, या फिर क्वेश्चंस नहीं आना, क्वेश्चन शो नहीं होना, आप बार बार की प्रेस कर रहे हैं अपने माउस से कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आए आए, उसमें नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं, भाई वो नेक्स्ट खुल ही नहीं रहा है। आप ऑप्शन में वहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं दूसरा ऑप्शन, और एक्चुअल में वहाँ पे दूसरा ऑप्शन टिक हो जा रहा है। तो इसमें आपकी थोड़ी गलती है, आपने मान लीजिए किसी क्वेश्चन का ऑप्शन ए टिक कर दिया, और टेक्निकल इशू की वजह से वो सी टिक होके आगे बढ़ गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसमें आपका मार्क्स कट सकता है, पहली बात। और दूसरा ये भी है कि टेक्निकल इशू है, ये ऊपर से मॉनिटर स्क्रीन ऑनलाइन जो है, और उसकी तरफ से ये इशू आ रहा है। तो इस वजह सर्वर इशू हो सकता है, बहुत सारे इशू हो सकते हैं। उन उन जितने भी टेक्निकल, जितने भी आपके ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारे इशू हैं, वो सारे उन उन सारे कंडीशंस के कैंडिडेट्स को दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं बोला है कि देना पड़े, आपका मन हो तो आप दे सकते हैं। जैसे कि आपको लगे कि भाई मेरे को टेक्निकल इशू के कारण मेरा एग्ज़ाम बहुत ख़राब हो गया, और ऐसे में मेरे को एग्ज़ाम दोबारा देने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो ये एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हैं। सेम इसी तरीके से लिखा हुआ है, विश टू रीअपियर एंड
देखिए जो लोग चाह रहे हैं कि दोबारा एग्ज़ाम देना वो भी दे सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए आपको आपका 2.5 घंटे का पेपर था, आपको कोई दिक्कत नहीं आई, टेक्निकल इशू नहीं आया, टाइम में कोई दिक्कत नहीं आई, टाइम भी उतना ही मिला, हर एक तरीके से आपको कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुई एग्ज़ाम देते समय, तो भी आप इस एग्ज़ाम को जो है दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। कि आपको लगे कि यार मेरे इस एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए हैं तो मैं इसको दोबारा दे देता हूँ, तो मेरे इस बार अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो इससे आपके एडमिशन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे बोला जा रहा है वो कैंडिडेट्स जो कि PWD कैंडिडेट्स को छोड़कर जो सारे कैंडिडेट हैं और जिनको 180 मिनट मिल गए 150 मिनट की जगह, जैसे कि आपको पता है 150 मिनट्स जो है एग्ज़ाम का टाइम था, बट वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे 180 मिनट भी किसी किसी कैंडिडेट को मिल गया। स्क्रीन पे आपको पता होगा टाइम लिखा आ रहा होता है कि इतने टाइम के अंदर हमें ये एग्ज़ाम करना है, तो वहाँ पे आपका वो टाइम कितना लिखा आने लग गया था, 180 मिनट्स लिखा आने लग गया था बाय डिफ़ॉल्ट। टेक्निकल इशू हम इसे कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि उन जिनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया बिना वजह बेवजह के, जिनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है इस एग्ज़ाम के अंदर, तो वो भी उनको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपको 150 मिनट का ही टाइम था, आपको वहाँ पे गलती से 180 मिनट मिल गया था एग्ज़ाम देने के दौरान, तो ऐसे में आपका क्या है कि आपको ये एग्ज़ाम दोबारा देना है, वो वाले स्कोर एक्सेप्ट नहीं होंगे जिनको भी एक्स्ट्रा टाइम मिला था। तो ये किन के लिए बात हो रही है, PWD वाले कैंडिडेट्स को छोड़ के जो बाकी सारे कैंडिडेट थे। जैसा कि आपको बता दूं PWD कैंडिडेट वालों को तो 180 मिनट्स मिलने ही थे, क्योंकि हमारे को ये पता है कि हमें पर आवर 10 मिनट्स यहाँ पे बोला गया था कि एक्स्ट्रा मिलेंगे PWD कैंडिडेट को। पर आवर हमारा यहाँ पे होता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो उसके अलावा वालों कैंडिडेट को भी वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, क्योंकि स्क्रीन में वहाँ पे सबके लिए 180 मिनट्स आने लग गया। तो ऐसे में वो कैंडिडेट्स को भी दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उनको देना ही देना है। ऐसा नहीं है कि जिनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो वो एग्ज़ाम नहीं देंगे, वो सोचेंगे नहीं हमारे वो वाले एक्सेप्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे, वो एग्ज़ाम कैंसिल किया जाएगा। ये बात मैं अभी आपको नेक्स्ट लाइन में बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, MAH MBA और MMS CET 2023 फॉर एकेडमिक ईयर, सेम जो मैंने आपको बताया 25 और 26 मार्च। अगर आपको नहीं याद है आपको बता दूं कि 25 और 26 मार्च को ये एग्ज़ाम हुआ था। 191 सेंटर्स थे पूरे महाराष्ट्र के अंदर एंड सम अदर स्टेट, और कुछ बाकी दो कुछ राज्य और भी थे, दिल्ली था और भी दो, और हरियाणा, यूपी या फिर 2-4 राज्य और थे जिनके अंदर अलग अलग सेंटर सिटीज़ के अंदर ये एग्ज़ाम हुआ था आपका एज़ पर द स्केड्यूल डिक्लेयर्ड ऑन। जैसा कि स्केड्यूल बताया था CET ने महाराष्ट्र में, उस तरीके से हुआ था। ऑन अकाउंट ऑफ कंप्लेंट रिसीव्ड by the CET cell about some candidate getting less than mandatory time due to various technical issues। अब देखिए जिनके में टेक्निकल इशू आ रहा था तो उनको दिक्कत हो रही थी, उनको टाइम कम मिल पा रहा था। ऐसा भी हुआ था किसी किसी को तो ज़्यादा टाइम मिल गया, जैसे हमने बताया, किसी किसी को टेक्निकल इशू फेस करना पड़ा, और उस टेक्निकल इशू की वजह से कुछ कैंडिडेट्स को जो है वहाँ पे कम टाइम मिला। 150 मिनट की जगह 140 मिनट, 130 मिनट, 90 मिनट, 2 आवर्स, इस तरीके से समय मिला उन्हें एग्ज़ाम करने के लिए। तो ऐसे भी कैंडिडेट्स की उनकी सारी बातों को सुनते हुए CET ने ये बोला है कि वो ये एग्ज़ाम दोबारा लेंगे। एंड ऑल्सो सम कैंडिडेट अदर देन, जैसे मैं आपको बताया PWD कैंडिडेट्स को छोड़कर बाकी जिन भी कैटेगरी वालों को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था बाय डिफ़ॉल्ट, तो उनको भी ये एग्ज़ाम दोबारा देना है। The CET shall instituted at inquiry committee to look into all such complaints account the examination on the basis of the inquiry committee report। जो हमारी इंक्वायरी की कमेटी रिपोर्ट है, मतलब कि हम जो इंक्वायरी करते हैं, हम देखते हैं सारा कुछ कि अब हमें क्या करना चाहिए सबके जो है इशू और कंप्लेंट्स आने के बाद, तो उस हिसाब से हमने बोला है कि CET ने जो डिसाइड करा है कि ये जो है अभी आपके रिजल्ट को रोक के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे री एग्जामिनेशन के लिए, कि पहले आपका री एग्जामिनेशन हो जाए, फिर हम फाइनली सबका रिजल्ट एक बार में निकालने वाले हैं कि किसका सिलेक्शन हुआ है, किसके मार्क्स कितने आए हैं। तो इसीलिए ये एग्ज़ाम होगा आपका। Candidates who could not complete the examination due to technical issues within mandatory examination time and who wish to reappear for the examination। देखिए यहाँ पे वो कैंडिडेट जिनका टेक्निकल इशू की वजह से जो है समय के कारण जो है उनका एग्ज़ाम पूरा नहीं हो पाया था, तो वो लोग भी चाहें तो अपीयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बोला ही गया कि अपीयर होना ही होना है। टेक्निकल इशू फेस करते हुए भी अगर आपका एग्ज़ाम सही समय पे हो गया था, सारे क्वेश्चंस हो गए थे टाइम के दौरान ही, तो आपकी मर्ज़ी है आप दें या ना दें। कैंडिडेट अदर देन, जैसे मैंने आपको ये टाइम वाला बता दिया है कि इस टाइम पे भी आपको याद रखना है। इट मे बी नोटेड दैट द अर्लियर एग्जामिनेशन ऑफ सच कैंडिडेट्स हु गॉट एग्जामिनेशन टाइम, जिनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था
उनका जो है इशूज़ स्टैंड कैंसल्ड। मतलब कि आपको बता दूं, वो कैंडिडेट जिनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है बाय डिफ़ॉल्ट 150 मिनट्स की जगह 180 मिनट्स टाइम मिल गया है पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स को छोड़ के, तो उनको तो एग्ज़ाम देना ही देना है, क्योंकि उनके वो मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे। अगर दोबारा एग्ज़ाम नहीं देते हैं ये सोच के कि हमारे वो वाले मार्क्स एक्सेप्ट हो जाएंगे, तो ऐसे में उनके वो वाले मार्क्स एक्सेप्ट नहीं होने वाले हैं। मतलब कि उनको उनका एडमिशन कैंसिल होने वाला है। साफ साफ आपको समझ आ गया होगा इस बात से। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है द री एग्जामिनेशन फॉर बोथ 1 and 2 अबव इज स्केड्यूल। जैसे 1 पॉइंट मैंने आपको बताया कौन कौन दे सकता है एग्ज़ाम, सेकंड वाला बता दिया किसको देना है एग्ज़ाम। तो इन दोनों का एग्ज़ाम जो है थर्सडे दिन रहेगा, और 27 अप्रैल का दिन रहेगा, जिसमें सुबह 9 से 11:30 बजे तक, यानी कि आप देख सकते हैं 11:30 बजे तक आपके 2.5 आवर्स हो जाते हैं। इसके बीच में एग्ज़ाम होगा आपका। द CET रिजल्ट ऑफ ऑल दिस कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द री। तो इन सबका रिजल्ट कैसे बनेगा, इन सबका री एग्जामिनेशन के बेस पर रिजल्ट बनेगा। मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि आपने 27 अप्रैल, अब आप सोचिए कि मैंने 27 अप्रैल को एग्ज़ाम दोबारा दे दिया और उसके बाद मेरा रिजल्ट कौन सा वाला होगा। आप कहीं ये सोचे कि दोनों में से जो बेटर होगा, जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे, उस कैंडिडेट को आगे लिया, उसके मार्क्स वो वाले लगाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे री एग्जामिनेशन में जो भी मार्क्स आपका आएगा वही जो है फाइनल मार्क्स रहेगा। मतलब कि अगर किसी कैंडिडेट ने ये सोचा कि मैंने, वो वाले कैंडिडेट खासकर जिनके टाइम के हिसाब से ही एग्ज़ाम हो गया था, कुछ भी इशू नहीं था, समय के हिसाब से उन्होंने अपना एग्ज़ाम अच्छे से करा है, और फिर भी वो री एग्ज़ाम देते हैं ये सोच के कि हमारे मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे अगर हम दोबारा एग्ज़ाम देंगे तैयारी करके। तो इस बात में आप इस भूल में मत रहना कि आपको जो है जो अच्छे मार्क्स होंगे वो मिलेंगे। ऐसा नहीं है। री एग्ज़ाम में जो भी मार्क्स आएंगे वही आपके फाइनल मार्क्स रहेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए आपका ये जो पूरा पेपर था, सपोज मैं मानता हूँ ये 200, ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कि जैसे कि मान लीजिए आपका 200 मार्क्स का पेपर था, ये वाला MBA और MMS CET का, ये दोनों अलग अलग कोर्सेज़ हैं जिसमें भी आपने दिया हो। मान लीजिए 200 मार्क्स का पेपर था, और उसमें से अगर मान लीजिए आपके अभी एग्ज़ाम जो 120 मार्क्स आए थे, और अब आपने री एग्ज़ामिनेशन दे दिया ये सोच के कि बिना किसी दिक्कत के आपने वो वाला एग्ज़ाम दिया था, और फिर भी आप ये वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं ये सोच के कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और फिर भी यहाँ पे आपके मार्क्स अगर 200 में से मान लीजिए 100 आते हैं, यानी कि पिछले वाले से ख़राब आते हैं, अच्छे नहीं आते हैं, तो ऐसे में आपको यही वाले मार्क्स मिलने वाले हैं, पिछले वाले नहीं मिलने वाले। तो सपोज़ सिंपल सी बात है, जो री एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको यही वाले मार्क्स मिलेंगे, पिछले वाले सारे उनके अनवैलिड हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द री एग्जामिनेशन, देखिए 6 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक ये जो है वो जो है आपके वेबसाइट पर रहेगा, जहाँ से आप इसको फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि भाई ऑटोमेटिकली वही वाले एप्लीकेशन के बेस पर हमें बस अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और एडमिट कार्ड डाउनलोड करके हम एग्ज़ाम देने चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। आपको दोबारा इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना पड़ेगा, नया एडमिट कार्ड होगा और नए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होंगे इसके लिए। अब आपको बता देता हूँ एक और चीज़। द अबव मेंशन्ड कैंडिडेट विल ऑल्सो बी इंटीमेटेड थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल एंड SMS ऑन देयर रजिस्टर्ड सेल फोन नंबर। प्लीज नोट इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट टू प्रिंट देयर एडमिट कार्ड एंड अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन एट द सेंटर एज पर द टाइम एंड स्केड्यूल मैंशनड इन देयर एडमिट कार्ड। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि आपके एडमिट कार्ड में जो भी समय लिखा होगा कि कहाँ एग्ज़ाम देने जाना है, कितने समय पे एग्ज़ाम देने जाना है, कब एंट्री गेट लास्ट कब तक खुला रहेगा, और सारा कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो उन कैंडिडेट को याद रखनी है, जिनको एग्ज़ाम देने वाले हैं जो कैंडिडेट, उनको ये बात याद रखनी है कि उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि उनको अपना समय पे एग्ज़ाम जाके देना है। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको बार बार कमीशन बोल रहा है कि आज आपका इस दिन एग्ज़ाम है, ये टाइम पे एग्ज़ाम है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको एडमिट कार्ड पे जो बोला गया है उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको खुद ही से सारी तैयारी करते हुए एग्ज़ाम देना है। तो सिंपल सी बात है। आज आपका 6 अप्रैल है, यानी आप अगर इस वाले पेज पर देखेंगे तो इस वाले पेज पर यहाँ पर हमारे को देखने को मिलेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम यहीं से उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आज ही हमारा ये कुछ आवर्स के अंदर ये एक्टिव होने वाला है। फिर हम यहाँ पे आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस सेम एग्ज़ाम के लिए, और हम अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम पे। मैं आपको बता दूं, हर कैंडिडेट जिसने एग्ज़ाम दिया था वो वाला पिछला वाला, तो वो भी दे सकता है, और जिसने नहीं दिया था वो तो नहीं दे सकता। सिंपल सी बात है, वहाँ पे अपीयर्ड होना ज़रूरी है। मतलब कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे उस वाले एग्ज़ाम के लिए, और वही दे सकता है। जिन्होंने उसके एग्ज़ाम के फॉर्म नहीं भरे थे, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे इस बार भर के दे दें, ऐसा नहीं है। उनका वहाँ अपीयर्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि उनका वहाँ
जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो सारे कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, चाहे उनके मार्क्स सेटिस्फेक्शन हो ना हो, उनका अच्छा एग्ज़ाम गया हो नहीं गया हो, टेक्निकल इशू हो या फिर एक्स्ट्रा मिनट्स टाइम मिल गए हो, सारे कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो ये पूरा मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। यहाँ से आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, यहाँ से आप फॉर्म उस चीज़ को फिल कर पाएंगे आसानी से। आज से लेकर 11 अप्रैल तक इसको आप फिल कर पाएंगे। अब ऐसा भी कुछ है लोगों का डाउट कि भाई इसके लिए अलग से फॉर्म फीस रहेगी या नहीं रहेगी। वो आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो अगर वहाँ पर लिखा हुआ होगा कि एप्लीकेबल फ़ीस इतनी है तो आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं होगा तो नहीं करनी, सिंपल सी बात है। फॉर्म फिल करके आप देख लेंगे। फॉर्म फिलअप का प्रोसेस सेम रहेगा जैसे आपने पहले MAH MBA के CET के लिए भरा था, सेम उसी तरीके से फॉर्म भरना है, कुछ भी ऐसा नहीं है कुछ अलग होगा। तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं तो आप MAH MBA CET वाली फॉर्म फिलअप की वीडियो देख के भी समझ सकते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो ये पूरा अपडेट था आपके लिए। तो ये एक अच्छा अपडेट था कि भाई चलो हमारा दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है। हमें तो लगा हमारा तो बस इस बार एडमिशन गया, हमारे को कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये डाउट सबका क्लियर हो जा रहा है आसानी से इस वीडियो के दौरान। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं, आपके साथ फिर मिलेंगे नए टॉपिक में। देखिए मैंने आपको बता दिया, ये बात आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका ये वाला एग्ज़ाम दोबारा हो रहा है, ये आपको पूरा हाईलाइट करके दिखा दो, ये वाला एग्ज़ाम दोबारा हो रहा है। ठीक है, फिर मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।